ओके सो चलिए अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जूल्स ने एक नियम दिया था हीटिंग को लेके, ठीक है। मतलब क्या हो रहा होगा किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर, ये बात ध्यान रखना, कंडक्टर सुन के डरा मत करो, कोई भी वायर की बात हो रही है। तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगर वो लेक्चर नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देख लेना, चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ तो क्यों हुआ ये सब बताया मैंने। इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ तो उसी के कारण करंट इंड्यूस हुआ, और करंट हमारा मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये वायर है, ये वायर है, वायर के अंदर मेन चीज आप बताइए, आप सोचिए कि एक ऐसी मेन चीज होती है कि वायर के अंदर ऐसी मेन चीज कौन सी होती है, ठीक है। तो वायर तो ये सिर्फ कवरिंग है, वायर के अंदर तो पूरा रेजिस्टेंस से भरा रहा है, तो अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपने मतलब जूल्स ने सोचा, और आप भी सोच सकते हो कि इस वायर को आपने ऐसा हार्ड टच किया जैसे वायर पे, तो आपको गरम गरम लगा, ठीक है। तो एक हीटिंग इफेक्ट दिखने को मिला यहाँ पे, जूल भैया को, जूल दादाजी को बोल सकते हो, एक हीटिंग इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही थी। तो वो हीट क्यों जनरेट हो रही थी, कैसे जनरेट हुई, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्हें कुछ पता लगा कि जो हीट है, तो आप बताइए कि अगर करंट यहां पे ज्यादा फ्लो होगा, आपको गर्म लगा, करंट का फ्लो आपने ज्यादा कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि हीट भी ज्यादा लगेगी, मतलब आपको गर्म ज्यादा लगेगा। तो हाँ जी, ये हमारे जूल भैया को लगा था। तो जूल भैया ने बताया है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। मतलब करंट का जो स्क्वायर करोगे, मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा था उसके स्क्वायर के बराबर उन्हें हीट यहां पर महसूस हुई, फील हुई। उसके बाद ये सब प्रैक्टिकली बातें होती है, ठीक है, ये फॉर्मूले प्रैक्टिकल करने के बाद बनते हैं, ठीक। तो ज्यादा इस पे संकोच ना करें। उसके बाद इसके अंदर रेजिस्टेंस आता है, तो जो एज है हमारा, हीट है, वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करी। उसके बाद एज एक और चीज पर डिपेंड करेगी, सोचिए आपकी, और एक क्या चीज है भैया, रेजिस्टेंस तो पूरा अंदर है, तो इतने पे तो खत्म हो जाना चाहिए गेम। उसके बाद करंट फ्लो हो रहा है, उतने पे खत्म हो जाना चाहिए गेम। अब एक और चीज है, वो कौन सी चीज है कि फ्लो तो हो रहा है करंट, पर कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो आपने थोड़ी देर चलाया, बंद कर दिया, तो क्या ये गर्म ही रहेगा, उतना ही गर्म रहेगा? नहीं। तो टी किस पर, टाइम पर भी डिपेंड करता है कि कितने देर तक करंट हमारा जो है फ्लो हो रहा है। तो एच इज इक्वल्स टू, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा फॉर्मूला दिया जूल्स भैया ने कि जो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो आई स्क्वायर, मतलब जितना करंट फ्लो रहा है कंडक्टर में उसके स्क्वायर के बराबर, उसके रेजिस्टेंस के बराबर, उसके टाइम, इन तीनों का प्रोडक्ट जब करोगे तो आपको हीट जितनी जनरेट हो रही है किसी कंडक्टर में आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब बात करते हैं कि जो हमारा हीट है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो करंट को फ्लो करवाने का काम हमारा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगा दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो होता है। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट, यहां पे करंट बढ़ा देंगे तो आई बढ़ जाएगा, ये बात आपको फील हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। यहां पे रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाने से सर हीट कैसे बढ़ जाएगी? तो ये करंट से कंपेयर मत करो। बात सुनो, करंट फ्लो हो रहा है, उसका अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो हो पाता है, क्योंकि मान लो आप दौड़ रहे हो और बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो आप दौड़ रहे हो नॉर्मल आप प्लेन रोड पे दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हो, फील करो अपने आपको दौड़ाओ, ठीक है। आप जब प्लेन रोड पे दौड़ रहे हो और मान लो बीच में ऑब्स्टेकल्स आ गए, बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स आ गए, तो आप कूद के जा रहे हो, तो सोचो थकोगे किसमें ज्यादा? आप थकोगे किसमें? आपकी बॉडी कहां गर्म होगी ज्यादा? कहां गर्म होगी? जहां पे ऑब्स्टेकल ज्यादा होंगे। ऑब्स्टेकल्स वायर के किसमें कौन है? रेजिस्टेंस। मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे हीट ज्यादा, क्योंकि आपका जो बॉडी रहता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, आप गर्म होते हो जब ऑब्स्टेकल ज्यादा रहते हो। जनरली आप प्लेन रोड पे दौड़ रहे हो तब, तो दोनों के कंपेयर में जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जहां पे ऑब्स्टेकल ज्यादा होंगे, वहां पर हीट ज्यादा जनरेट होगी। क्यों? यहां पे अगर वायर की लैंग्वेज में बात की जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा करंट का अपोज करेगा फ्लो का, और करंट का करेगा लॉस, और वही लॉस होगा किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में लॉस होगा। किसका? करंट का। समझ में आ रही बात? तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा हीट।
उसके बाद जितनी देर तक करंट का फ्लो करवाते जाओगे उतनी देर तक हीट प्रोड्यूस होते जाएगी। बहुत ही छोटी सी बात है, समझ में आ गई बात। तो ये तीनों कैसे डिपेंडेंट है, यही हमारे जूल भैया ने बताया था। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ओके, तो चलिए इसी में 2-3 नोट पॉइंट्स हैं, 2 हैं वो देख लेते हैं। देखो पहला तो है ऑल द अप्लायंसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हीट एनर्जी कैसे फॉर्म हो रही है ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोई कंडक्टर है जिसमें कि हम करंट फ्लो कर रहे हैं, पर ये नहीं हो रहा है कि करंट फ्लो हुआ, रेजिस्टेंस लगाए, रेजिस्टेंस उसका अपोज कर रहा है। एग्जैक्टली जो आपने अभी सोचा था कि आप दौड़ते हो, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स के कारण आप थकते हो और आपकी बॉडी गर्म होती है, हीट रिलीज होती है। तो ऐसा नहीं हुआ कि पूरे जो करंट फ्लो हो रहा है वो पूरे करंट की जो वैल्यू है पूरी हीट में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। करंट फ्लो होकर जाता है पर जितना रेजिस्टेंस उसका अपोज करता है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस रोक ही देगा। ठीक है, इतना ज्यादा हम रेजिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेना मतलब कोई भी कंडक्टर लेना किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। तो रेजिस्टेंस हम ज्यादा लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं लेते हैं कि करंट का फ्लो ही नहीं आगे होने दें। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ले लिया हमने तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, और जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक हीट कैसे जनरेट हो सकती है। तो करंट का फ्लो तो करवाना है पर उसको बराबर रजिस्ट भी करवाना है। तो रजिस्ट हम करवाते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। तो कौन सा ले लेंगे, देखो समझो आप बात को। करंट का फ्लो होना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है या फिर करंट फ्लो होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा फ्री रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मोशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मोशन किसमें करेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फ्री होंगे। और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री किसमें रहते हैं, कंडक्टर में। उससे कम किसमें रहते हैं, सेमीकंडक्टर में। और सबसे कम किसमें रहते हैं, इंसुलेटर में। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है वो इंसुलेटर इंड्यूस नहीं करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा नहीं, तो करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसमें हमने देखा कि इंसुलेटर में फ्री होते ही नहीं इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में बहुत ज्यादा होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर रहता है उसमें थोड़े कम रहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर लेते हैं। सेमीकंडक्टर का हमको अगर पता है कि रेजिस्टेंस जो रहता है मॉडरेट रहता है, जो हमारा कंडक्टर रहता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस मॉडरेट रहता है, मतलब ज्यादा रहता है, ना कि ज्यादा रहता है, ये बोल सकते हैं हम। तो जो कि हमारे हीटिंग इफेक्ट के लिए काम देता है, इसलिए हम वहां पे सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, ताकि करंट आया उसका अपोज किया, इतना ज्यादा भी नहीं किया, उसका अपोज किया। ठीक है, कंडक्टर के मुकाबले ज्यादा अपोज किया, हमने हीट हमारी जनरेट हो रही है। तो हीट जो हमारी प्रोड्यूस हुई है वो पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रहती है हीट में कन्वर्ट नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना आपको, ना हो सकती है। ओके, और only the electrical heating appliances convert most of the electric energy into heat energy। तो ये जो appliances लगा देते हैं, ये appliances में क्या रहता है हमारा कॉन्सेप्ट, हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। बहुत ज्यादा तो करेंगे अगर, तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो हीट जनरेट हो ही नहीं सकती। बस हम रेजिस्टेंस को ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके कारण की मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लेते हैं हम, हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, ये हेयर ड्रायर हो गया। इनमें सब में क्या रहता है, रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, जिसके कारण की हीटिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से इसको हमने समझा। अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल, और फटाफट इस टॉपिक का एंड कर देते हैं। चलिए ओके, सो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे सामने, two conducting wires of the same material and of equal length and equal मतलब diameter, ठीक है, are first connected in series। मतलब पहले तो ये देख लेते हैं कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है, जो कि सेम मटेरियल के। हर चीज से मतलब निकालो और ध्यान में एक दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए, या फिर जो आपकी नोटबुक है उसमें रफ वर्क में आप लिखते चले जाया करो। सेम मटेरियल का हमेशा मतलब होता है रेजिस्टेंस दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसने बोला है कि दो कंडक्टिंग वायर लेना है, टू कंडक्टिंग वायर, तो दोनों का, क्योंकि दो वायर लिए हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कब, जब उसने बोला है सेम मटेरियल मतलब अगर सेम मटेरियल के बने मतलब दोनों कॉपर के होंगे, दोनों एल्यूमिनियम के होंगे, तो उनका रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ भी इक्वल है। क्या इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है।
और इक्वल डायामीटर भी इक्वल है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ये डाटा लिखते चले जाया करो ताकि आपको दिक्कत ना आए। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले वो सीरीज में जोड़े जाते हैं, देन इन पैरेलल, ओके। इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक और चीज सेम मिली है कि V दोनों में सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, मतलब सीरीज और पैरेलल का हमें जो है रेशियो निकालना है, किसका, हीट का, हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस, अब आखिरी में आया हमको हीट प्रोड्यूस निकालना है। अब हीट का पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, क्या होता है, I²RT, ठीक है, I²RT, ये T स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है। तो I²RT में आप देखिए कि हमको कौन कौन सी चीजें सेम देके रखी है। तो पहली चीज तो रेजिस्टेंस सेम देके रखा है, ठीक है। लेंथ और डायमीटर से कुछ मतलब है कि हमारे फॉर्मूले में आ रहा है, हमको फॉर्मूले से मतलब रहता है, ठीक है। इसमें जो जो चीजें हैं इसमें देखो कि कौन कौन सी चीजें सेम देके रखी है, वो इस फॉर्मूले में आना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूं, पहले करंट को देखा जाए अगर, तो करंट, इस पूरे क्वेश्चन में आपने करंट कहीं पे देखा, नहीं देखा, करंट नहीं देखा। पर करंट की जगह अपन ने एक चीज देखी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो क्या करंट को हम पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमको पता है ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग V = IR, तो I की वैल्यू यहाँ पे हम V/R निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी सर, निकाल सकते हैं। तो हम I की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। ये R ऐसा कैसा और ये T ऐसा कैसा, H का फॉर्मूला एक ये हो गया। समझ में आ रही बात? जो सेम बोला है उसके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम बोला है तो यहाँ पे I की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लाओ कैसे भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा तो होता है V/R, तो V/R रखा, V/R का होल स्क्वायर हो गया कंप्लीट। ठीक है सर, हमने I को तो कन्वर्ट कर लिया। फिर बात करते हैं R की। R उसने सेम बोला है, हाँ जी, तो R को रहने दीजिए। R की मतलब उसने बात करी है क्वेश्चन में R की, तो R को लेना है फॉर्मूले में। ठीक है, टाइम की बात हुई है, देख लेते हैं। टू कंडक्टिंग वायर, सेम मटेरियल, ये एंड सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ, है ना। तो टाइम को आप तो किसी में कन्वर्ट कर नहीं सकते हो, ये तो ऑब्वियस आपको पता ही है। ठीक है, तो टाइम को दोनों में हम सेम ले लेंगे। ठीक है, तो टाइम को टाइम रहने देते हैं, ये हमने टी लिख दिया है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। ये R² से R कट जाएगा तो V² T/R आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक चीज हम ये कर लेते हैं कि पहले तो अब यहां पे ये R कौन सा है, ये R कौन सा है, पहले हम सीरीज के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? सीरीज के लिए देख रहे हैं। तो सीरीज के लिए ये R कौन सा, इसको थोड़ा रफ करके अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से लिखते हैं। चलिए, तो और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मेन गेम किसका है? यहां पे ये हमारा फॉर्मूला आया, देखो, हीट इन सीरीज। ठीक है, HS करके इसको डिनोट करते हैं हम V² T/R। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये क्या है यहां पे, ये कौन सा है? R इन सीरीज, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में। दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, दोनों का मान लेते हैं रेजिस्टेंस हम XX। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है, हमने X मान लिया। चलिए ठीक है, तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं? X + X कर देते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? X + X करते हैं, तो क्या आता है हमारा? 2X आता है। चलिए, तो 2X की वैल्यू यहां रख देंगे हम। तो HS = V² T/2X। ये समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये इतना HS। अब इसके बाद क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा। अब हम H पैरेलल में देख लेते हैं। H पैरेलल, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में चेंज क्या होता है? यहां पे देखो, सीरीज और पैरेलल में हमने दो चीजें पढ़ी है, दो चीजें चेंज होती है। एक तो रेजिस्टेंस का, मतलब जो ऐड होता है रेजिस्टेंस, उसका पैटर्न अलग अलग है दोनों में। और दूसरी चीज क्या है कि अगर करंट जो रहता है वो सीरीज में सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में उसने बोल दिया है क्लियरली कि आपको सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखना है। तो खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, दोनों में हमको सेम पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलना है। करंट की बात नहीं करी है तो नहीं करना है। समझ रहे बात को? तो यहां पे अब हम देखेंगे H पैरेलल के लिए सेम फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि H तो H होता है, H से जो हमने मतलब निकाला है फॉर्मूला, वो तो रहेगा, सेम रहेगा। तो V² T/RP। ठीक है, R इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस इन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल में? 1/x + 1x।
नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में क्या आ जाएगा x, और ऊपर की जो वैल्यूज रहेगी वो ऐड हो जाएगी 2/x। बट हमको आरपी की वैल्यू चाहिए, ये 1/r की वैल्यू है, तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2। इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका उल्टा करा हमने तो इसका भी फ्लिप अप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा HP आ जाएगा फाइनली v²t अपॉन आरपी की वैल्यू कितनी है x/2, x/2। समझ में आ रहा बात? तो इसको आप ऐसे यहाँ पे हाथ रखा करो और पलटा दिया करो, तो ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, तो 2v²t/x ये फाइनली आ गया हमारा। अब हमको उसने पूछा है सीरीज हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल, तो दोनों का हमको रेशियो निकालना है। तो चलिए इधर का रफ कर देते हैं, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए तो हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल निकालेंगे हम, तो v²t/2x अपॉन 2v²t/x, ठीक है। v²t से v²t कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और ये x से x कैंसल आउट हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको फ्लिप अप कर देंगे इस तरीके से, इसको पूरा घुमा के ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो 1/4 आया, क्या आया 1/4। जो H सीरीज अपॉन H पैरेलल का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:4 बोल सकते हो या 1/4 बोल सकते हो। तो ये आया हमारा आंसर, इस तरीके से करना है। देखो मेन ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों का उसने जिक्र करा है क्वेश्चन में, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उसने बताया है हमको, वो चीज़ों को अलग कर लेना है, ठीक है। जिसकी बात नहीं करी है उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, जिसमें बोला है। उसके बाद सेम पोटेंशियल डिफरेंस, आपको सीरीज और पैरेलल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहली बात तो हम ऐड करने में अलग अलग सिस्टम लगता है, ठीक है। सीरीज में से रेजिस्टेंस अलग तरीके से ऐड होते हैं, पैरेलल में अलग तरीके से ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा कि सीरीज में जो रहता है हमारा करंट सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस चीज पे भी ध्यान देना। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया, यहाँ पे जैसे बोल दिया था उसने कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है, तो वहां पे करंट की हम बात ही नहीं करेंगे, हम सीरीज में भी पोटेंशियल डिफरेंस को ही सेम लेंगे। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जब हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको यही रहेगा, उसमें लेवल इस तरीके से बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे पर लेवल बढ़ा देंगे, उसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे, उसने जनरली क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको वहां पे दिमाग लगाना है कि सीरीज के टाइम पे आपको करंट सेम लेके चलना है, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे, पैरेलल के टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरीके से आपको खुद से सोचना पड़ेगा इन चीजों को। सो चलिए, थैंक यू सो मच, ये हुआ आपका लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।